ऑलराइट गाइज, ये रहा मेरा वो फोल्डर जिसमें मैं इस पूरे कोर्स को स्ट्रक्चर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि जो भी मेरी वन नोट नोटबुक्स हैं वो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, और उसी के साथ साथ मैं जो कोड है उसके लिए एक फ़ोल्डर बना लूँगा। तो न्यू फोल्डर, और मैं यहाँ पर कोड रख देता हूँ उसका नाम, और मैं इसको खोलता हूँ फोल्डर को, और यहाँ पर VS कोड में इसको खोल लेते हैं। आप में से कई लोगों को यहाँ पर VS कोड के बारे में अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ, आप लोग C प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए अपनी पसंद का सेटअप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड ब्लॉक्स एक होता है, बहुत लोगों को पसंद होता है और बहुत जगह कराया जाता है, और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है कोड ब्लॉक्स, आप लोग इसको यूज़ करें। उसी के साथ साथ मेरी जो प्रेफरेंस है वो होती है कि MinGW 64 बिट कंपाइलर इंस्टॉल करना। MinGW फॉर 32 एंड 64 बिट विंडोज़ आपका आ जाएगा ये, और आप इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लें। और उसी के साथ साथ आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर लें। मुझे विजुअल स्टूडियो कोड में सबसे बड़ा फ़ायदा जो दिखता है वो ये है कि मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आज C लैंग्वेज लिख रहा हूँ तो कल C++, परसों HTML, और उसके बाद नरसों जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट सब कुछ लिख सकता हूँ। हालांकि संभव तो बहुत जगह हो पाता है, लेकिन मैं यहाँ पर बस ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि विजुअल स्टूडियो कोड में बहुत सारे टूल्स मिलते हैं आपको स्निपेट बनाने का मौका मिलता है, और मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को इन डेप्थ कवर किया हुआ है, और मैं इस एल्गोरिथम्स के कोर्स को टू द पॉइंट रखना चाहता हूँ। सो मैं ज़्यादा यहाँ पर इंस्टॉलेशन वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग ये इंस्टॉल कर लेना यहाँ से डाउनलोड करके, और उसके बाद MinGW जो है आप सोर्स फोर्ज से इंस्टॉल कर लेना यहाँ से। और अगर आप लोगों को इंस्टॉलेशन देखना है तो आप क्या करना कि मेरे चैनल पर जाना, और चैनल पर जाने के बाद आप लोगों को मेरा C-in-1 वीडियो मिल जाएगा जो कि 15 घंटे का है। आप लोगों को ये वीडियो जो C-in-1 वीडियो आप सर्च करोगे, C लैंग्वेज ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन हिंदी विद नोट्स, इसमें नोट्स भी दिए मैंने C के, इसमें शुरू से सब कुछ बताया हुआ है। बट अभी मैं एज्यूम करूँगा कि आप लोग का सेटअप एकदम रेडी है, क्योंकि मैं एल्गोरिथम्स के इस कोर्स को टू द पॉइंट रखना चाहता हूँ, और मैं इस बात की पूरी समझ रखते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास टाइम बहुत लिमिटेड है और आप लोग अपने टाइम का पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। विद दैट सेड, मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि आ जाऊँगा अपने VS कोड में, और यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखूँगा ADT.C, और मैं इसका नाम ArrayADT.C रखूँगा। आप लोग कोई भी वैलिड फाइल नेम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ArrayADT.C इसलिए लिख रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि ये कोड मैंने किस चीज़ के लिए लिखा था। और मैं एक काम और कर देता हूँ, यहाँ पर मेरा वीडियो नंबर 8 है तो मैं 08 अंडरस्कोर इसको कर दूँ, तो और प्रिसाइजली आपको पता चल जाएगा कौन सा कोड मैंने कौन से वीडियो नंबर में लिखा है। तो 08 अंडरस्कोर ArrayADT.C मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप लोगों ने अगर ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो यहाँ क्लिक करके बुकमार्क और यहाँ क्लिक करके सेव कर लेना। और एक और बात मैं आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने इंस्टाग्राम पे प्लेलिस्ट शेयर करी, मैंने सबको टैग कर दिया है। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हैं तो नीचे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग ले सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर मुझको फॉलो कर सकते हैं, और हम लोग जो है वहाँ पर काफ़ी कुछ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने विजुअल स्टूडियो कोड में एक बॉयलर प्लेट कोड का स्निपेट बनाया हुआ है। तो मैं C बॉयलर प्लेट कोड लिखता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो C का ये है ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये बॉयलर प्लेट कोड कहाँ से लाते हैं, कैसे करते हैं, तो ये वीडियो आप जो है रेफर कर सकते हो। शुरू में ही कहीं मैंने बताया होगा, शुरू के 2-3 मिनट में ही आप लोग देख लेना और आपको मिल जाएगा। मैं भी यहाँ पर क्या करूँगा, कोडिंग स्टार्ट करूँगा और सीधे चीज़ों को टू द पॉइंट रखना चाहूँगा। सो मैं यहाँ पर अभी क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं एक स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ, और स्ट्रक्चर के लिए मैं स्ट्रक्ट यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा माई कस्टम एरे या फिर माई एरे, आप लोग इसका नाम रख सकते हैं। ये क्या है, ये मेरा एक स्ट्रक्चर है। C में स्ट्रक्चर कस्टम डेटा टाइप्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और ArrayADT के लिए हम स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बना रहे हैं। C++ अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग डायरेक्टली एक क्लास यूज़ कर सकते हो। आप लोग एक क्लास बना लोगे, और एक क्लास को बनाकर उसके अंदर आप मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हो, और काफ़ी कुछ आप लोग जो है कर लोगे। लेकिन मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा, मेथड्स को अलग से डिफाइन करूँगा, क्योंकि मैं C लैंग्वेज में हूँ, और C लैंग्वेज यूज़ करने का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि मैं यहाँ पर बेयर बोन प्रोग्रामिंग के साथ आप लोगों को फ्रॉम द ग्राउंड टू दी वेरी टॉप ऑफ द पीक C लैंग्वेज सिखा पाऊँगा, और डेटा स्ट्रक्चर्स इनफैक्ट सिखा पाऊँगा C लैंग्वेज में। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो मेरा एरे है उसमें होगा एक तो टोटल साइज़, जो कि इसका टोटल साइज़ होगा, और एक होगा मेरा जो मैं साइज़ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो यूज साइज़। अब इसका क्या मतलब है, तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था अपनी वन नोट नोटबुक में, अगर मैं अपनी वन नोट नोटबुक को खोलूं तो आप लोगों को मैं दिखाता हूं यहाँ पर कि मैंने क्या किया था। आप लोगों को बताया था कि जो हमारा एरे होगा उसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे, और बाकी के एलिमेंट्स बचा के रखेंगे वो लेटर यूज़। जैसे कि मैंने अगर एरे का साइज़ 6 दे दिया है
तो मैं उसमें से सिर्फ 3 इंटीजर ब्लॉक्स को यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मैं 3 इंटीजर ब्लॉक्स को यूज़ कर रहा हूँ तो बाकी के 3 को मैं बाद में यूज़ कर सकता हूँ। बाकी के 3 को मैं बाद में कैसे यूज़ कर सकता हूँ, मैं इंसर्शन करा सकता हूँ इसी एरे के अंदर। जैसे कि मैं अगर 17 के बाद इंसर्शन कराना चाहता हूँ इंडेक्स नंबर 1 पे, तो मैं इन दोनों एलिमेंट्स को खिसका दूंगा इधर और यहाँ इंसर्ट करा दूंगा। एक और इंसर्शन स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि आप यहाँ पर जो है एंड में इंसर्ट कर दें, लेकिन अगर आप लोगों को इंसर्ट कराना है सिर्फ यहाँ पर 1 पोजीशन में, तो आप यहाँ करा के 18 को एंड में खिसका सकते हैं। ये आप लोगों के लिए ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा अगर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर। तो ये एक बात हो गई। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एरे को बनाऊंगा जो टोटल साइज़ में ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक टोटल साइज़ लूँगा, एक यूज साइज़ लूँगा, मेमोरी टू बी रिजर्व्ड, ये मैं घेर के रख लूँगा मेमोरी। जैसे होता है ना, आप लोग ट्रेन में जाते हो और आप लोगों के साथ जो है 5 लोग चल रहे हैं, एक उतर गया पानी लेने के लिए, आप कहते हो कि भाई ये जो ब्लॉक है ये अभी आ रहे हैं पानी लेने के लिए गए हुए हैं, ठीक है, तो उस सीट पर कोई बैठता नहीं है, तो बोलते हैं कि भाई यहाँ पर ये सीट जो है वो रिजर्व्ड है, ये सीट पे कोई आएगा, अब ये ब्लॉक खाली है, आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। आप ट्रेन के रिजर्वेशन से भी इसको कंपेयर कर सकते हो। मान लो एक ट्रेन जा रही है फ्रॉम बरेली टू मुरादाबाद टू से दिल्ली, और कोई पैसेंजर है जो कि बरेली से चढ़ता है, बरेली के बाद मुरादाबाद आता है, मुरादाबाद के बाद दिल्ली आता है मान लो। तो अगर कोई आपका पैसेंजर है जो कि मुरादाबाद से चढ़ रहा है और उसकी सीट पर अगर कोई बरेली वाला बैठ भी जाता है, तो मुरादाबाद आने पर वो सीट उसको मिल जाएगी क्योंकि उसने वो रिज़र्व करा रखी है। इसलिए ये सारे मेमोरी ब्लॉक्स जो है वो हम रिज़र्व करा लेते हैं। तो उसी तरह 3, 4 और 5 वाली जो सीट है वो मैंने यहाँ पर रिजर्व करा ली है कि आगे अगर मुझे ज़रूरत पड़ गई इन सीटों की तो ये सीट मेरी अपनी है, मैं यहाँ पर किसी और को बैठने नहीं दूंगा। तो कंपाइलर समझ जाएगा कि भाई आपने यहाँ पर 6 एलिमेंट का रिजर्वेशन कराया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर अगर 3 खाली भी छोड़ के बैठे हुए हैं तो वहाँ पर कंपाइलर किसी और को कोई भी डेटा स्टोर करने नहीं देगा। अब आप लोग कहोगे क्यों ना मैं बहुत बड़ा साइज़, जितनी मेमोरी मेरे पास है उतना ही रिजर्व कर लूँ। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मेमोरी भी अगर आप का प्रोग्राम यूज़ करता है तो दैट्स नॉट गुड। कभी भी आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हर यूज़र के पास बहुत सारी मेमोरी होगी। आपको मेमोरी बहुत कंजूसी के साथ इस्तेमाल करनी है, क्योंकि मेमोरी जो होती है वो जितना कम प्रोग्राम यूज़ कर रहा है उतना ऑप्टिमाइज्ड उस प्रोग्राम को कहा जाता है। जैसे कि आपका अगर गूगल क्रोम जो है बहुत ज़्यादा रैम खा रहा है तो आप कहोगे कि यार काश ये कम रैम खाता, काश ये कम रैम खाता। लेकिन यूज़र्स एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए जो टीम है गूगल क्रोम वालों की, उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए होंगे chrome.exe नामक प्रोग्राम को बनाने में। और chrome.exe नामक प्रोग्राम को उन्होंने कुछ इस तरह बनाया होगा, उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजी यूज़ की होगी उसके अंदर की कितनी मेमोरी कब खाए। मे बी आपके पास बहुत सारी मेमोरी है तब वो आपकी ज़्यादा खा ले, तो उस तरह की जो कोडिंग है वो उसमें लिखी होगी। यहाँ पर मैं अभी क्या करूँगा, एक एरे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें मैं टोटल साइज़ जितना साइज़ जो है वो रिजर्व कराऊँगा, लेकिन उसमें से यूज़ साइज़ जो है मैं यूज़ करूँगा। मान लो मुझे कुछ बच्चों के मार्क्स को स्टोर करना है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि अपना एक कस्टम एक माई एरे एब्स्ट्रैक्ट एडीटी बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टोटल साइज़ यहाँ पे रख रहा हूँ, यूज़ साइज़ रख रहा हूँ। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि एक इंट स्टार पॉइंटर भी यहाँ पर मैं रखूँगा जिसको मैं पीटीआर कह देता हूँ। पीटीआर क्या है? पीटीआर पॉइंट करता है मेरे एरे के पहले एलिमेंट को। जैसे कि अगर मैं इस एरे का एग्जाम्पल लूँ तो वो 17 को पॉइंट करेगा, और ये जो 3 खाने हैं ये मैंने लेटर यूज़ के लिए रखे हुए हैं, ठीक है। और इसके पार मेरा एरे जा नहीं सकता क्योंकि कंपाइलर ने ये जो आगे की मेमोरी है वो किसी और के लिए रिजर्व कर दी है। अब अगर आपका सीट नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आपने इन्हीं सीटों का रिजर्वेशन कराया हुआ है ट्रेन में। अब आप कहते हैं जब ट्रेन चल जाती है, चार्ट बन जाता है, तब आप कहते हैं कि यार मुझे 6 दे दो प्लीज़, मुझे 6 वाला जो सीट है वो दे दो, तो आपको वो नहीं मिल सकती। हाँ, अगर आप लोग किसी से बात करें या तत्काल में टिकट करा लें तो कोई और सीट आपको मिल सकती है, लेकिन कंटिन्यूअस सीट आपको नहीं मिलेगी, छठी सीट आपको नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो शायद मिल भी जाए, मतलब समझ लो आप, लेकिन कोई गारंटी नहीं है मिलने की। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मिल गई, मान लो आपने 100 बार प्रोग्राम को रन किया और आपको मिल जाती है वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, आपको यार मिल तो गई, बट उसके चांस बहुत बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कंटिन्यूअस ब्लॉक चाहिए और एरे को, क्योंकि हमें पता है कि कंटिन्यूअस ब्लॉक की ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोग को थोड़े ज़्यादा एलिमेंट्स को रिजर्व कराना पड़ेगा, ज़्यादा ब्लॉक ऑफ इंटीजर्स को रिजर्व कराना पड़ेगा, और आप उसमें से फिर थोड़े से यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो कि मैं एक ऐसा एडीटी बना रहा हूँ जो कि टोटल साइज, यूज साइज और पहले एलिमेंट को पॉइंट करने वाला पॉइंटर यूज़ करता है, ठीक है। तो अब मैंने ये एडीटी बना लिया, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस एडीटी के लिए एक मैं
बनाऊंगा इसका एक इंस्टेंस। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्ट्रक्ट, मैं यहाँ पर थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, जूम आउट कर लेता हूँ। मैं लिखूंगा यहाँ पर स्ट्रक्ट माई एरे मार्क्स। तो मैंने मार्क्स नाम का एक माई एरे बना लिया, ठीक है। क्या बना लिया मैंने? माई एरे बना लिया मार्क्स नाम का। अब यहाँ पर अगर आप लोग जाओ इसके अंदर तो आप लोग को मार्क्स का टोटल साइज, यूज साइज और ये पॉइंटर जो है ये अपडेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन लिखूंगा जिसको मैं कहूँगा क्रिएट अरे, ठीक है। उसका नाम मैं रखूँगा क्रिएट अरे। और क्रिएट अरे क्या करेगा? एक स्ट्रक्चर लेगा। किस टाइप का लेगा? माई अरे टाइप का लेगा, ठीक है। तो ये माई अरे टाइप का स्ट्रक्चर लेगा, इनफैक्ट पॉइंटर लेगा क्योंकि मैं इसको पास करूँगा रेफरेंस से। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्ट्रक्ट माई एरे स्टार ए, जैसे इंट स्टार होता है उसी तरह स्ट्रक्ट माई एरे स्टार ए हो गया। बस डिफरेंस यहाँ पर इतना है कि इंटीजर होता था प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इस पर मैं कुछ मेथड्स डिफाइन कर रहा हूँ और इसकी जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन वो सब चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर डिफाइन करी हैं, खुद से अपनी मर्जी से करी हैं। इसकी कोई और इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती थी बट मैंने इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करना सही समझा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने ये जो फंक्शन लिखा है इसके अंदर अब मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब मेरे पास ए नाम का ये स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर पॉइंटर है। अब या तो मैं ये जो ए नाम का पॉइंटर है इसको पहले डी रेफरेंस कर लूँ। डी रेफरेंस मैं कैसे करूँगा? डी रेफरेंस में कुछ इस तरह से कर लूँगा। तो जो स्टार ए है उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी मेरी, ये जो स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा मेरा मार्क्स। अगर मैं मार्क्स पास कर रहा हूँ तो जो भी मैंने पास किया है स्ट्रक्चर वो आ जाएगा। और एक बार मेरे पास स्ट्रक्चर इंस्टेंस आ जाता है तो मैं डॉट लगा के उसका टोटल साइज़ वगैरह कुछ भी है एक्सेस कर सकता हूँ। और इज इक्वल टू मैं कर दूंगा टी साइज़। और ये जो टी साइज़ है ये मैं चाहूँगा कि मुझे पास किया जाए और उसी के साथ साथ मैं चाहूँगा कि यूज़ साइज़ भी मुझे पास किया जाए। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, चाहूँगा कि इसका जो पॉइंटर है वो जो है इसका सेट कर दूँ मैं अपने आप, ठीक है। अब मैं इसको समझाता हूँ आप लोगों को कि ये क्या किया मैंने यहाँ पर क्या किया कि ये जो क्रिएट एरे है वो क्या लेता है। अभी मैं यहाँ पर क्रिएट एरे को कॉल करता हूँ, मैंने ख़त्म नहीं किया क्रिएट एरे को बनाना। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि इसको दे रहा हूँ किस नाम से बनाया मैंने स्ट्रक्चर? मार्क्स नाम से बनाया, ठीक है। तो मैं इसको मार्क्स दे रहा हूँ, उसी के साथ साथ मैं कह रहा हूँ टोटल साइज़ कितना है। तो मान लो मैं फ्यूचर में देख रहा हूँ मेरे पास 100 बच्चे आ सकते हैं तो मैंने टोटल साइज़ 100 दे दिया। और यूज़ कर रहा हूँ अभी मैं, मान लो 20 बच्चे मेरे पास एनरोल्ड है तो मैं 20 से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये इंटीजर दे दिया और मैं मार्क्स का एड्रेस पास करूँगा क्योंकि ये एक स्ट्रक्ट माई एरे पॉइंटर है, ठीक है। और क्योंकि ये एक पॉइंटर है इसलिए एक एड्रेस को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये एक एड्रेस को एक्सपेक्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से लिख दिया है और यहाँ पर एक सेमीकोलन लगा लेता हूँ, कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ। और यहाँ पर जो रेड आ रहा था वो कभी कभी आ जाता है क्योंकि एरर आपका होता है टाइप करते समय। फिर जब आप अपना पूरा प्रोग्राम लिख के सेव करते हो तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। मैंने यहाँ पर कंट्रोल एस करके सेव कर दिया और यूज साइज को भी सेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इंट स्टार पी टी आर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिखूँगा इंट स्टार पी टी आर इज इक्वल टू, यानी कि एक पॉइंटर है इंट स्टार। अभी मैं इसको चेंज करूँगा स्टेटमेंट को, आप देखते जाओ। मैंने इंट स्टार पी टी आर इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आप लोगों को फील दिलाना चाहता हूँ कि एक इंटीजर पॉइंटर है। इंट स्टार मेलॉक, और मेलॉक क्या लेता है? मेलॉक लेता है आप जितना भी साइज़ का मेमोरी, यानी कि टोटल साइज़ मेमोरी मैं यहाँ पर डायनामिकली लेना चाहता हूँ हीप से, तो मैं लिखूँगा टी साइज़ मल्टीप्लाई बाय साइज़ ऑफ और उसके बाद इंट। इंट क्यों? क्योंकि मेरा ये इंटीजर एरे है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पूरा एक इंटीजर पॉइंटर रिटर्न करेगा टू दैट मेमोरी ब्लॉक जो कि मैंने हीप में रिजर्व किया है। उस मेमोरी ब्लॉक का साइज़ क्या है? उस मेमोरी ब्लॉक का साइज़ है टी साइज़, इस केस में वो 100 है। इस केस में वो क्या है? 100 है। देखो मैंने यहाँ पर स्टैक हीप बना के दिखाई है आपको। मैंने कहा आप हीप के अंदर, यानी कि मैंने इसको जूम आउट करके यहाँ से निकाल के दिखाया क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं थी। मैंने आपको बताया हीप के अंदर आप मेमोरी रिजर्व करा सकते हो और उसका सिंटेक्स ये होता है, और ये रिटर्न करेगा एक पॉइंटर जो कि पॉइंट करेगा पहले ब्लॉक ऑफ मेमोरी इन दैट हीप को, ठीक है। जो पहला ब्लॉक होगा उसको ये पॉइंट करेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि आपको कितना साइज़ इसका यूज़ करना है, वो भी सेट हो गया कि भाई 20 यूज़ करना है मुझे। 21वां कभी देखा जाएगा अगर हमें यूज़ करना है, हम ऐड करेंगे, इंसर्ट ऑपरेशन करेंगे तब हम देख लेंगे। बट अभी हमें सिर्फ यहाँ पर 20 ब्लॉक्स को ही यूज़ करना है और यहाँ पर ये एक पॉइंटर रिटर्न कर रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये वाला जो मेरा स्ट्रक्चर का PTR है वो सेट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा, ठीक है।
और मैं यहाँ पर लिख दूंगा ptr, यानी कि मेरे स्ट्रक्चर के ptr को सेट कर दो इस मेमोरी के बराबर। तो क्रिएट एरे फंक्शन क्या करेगा, ये इस एरे को क्रिएट कर देगा। अगर आप C++ यूज़ कर रहे हैं तो आप कंस्ट्रक्टर यूज़ करें, कंस्ट्रक्टर की मदद से आप क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ये काम करेगा। लेकिन अब यहाँ पर C लैंग्वेज पे अगर मुझे करना है तो मुझे इसका एक मेथड बनाना पड़ेगा क्रिएट एरे नाम का, जो कि एक स्ट्रक्चर पॉइंटर ले रहा है, यानी कि एक स्ट्रक्चर का एड्रेस, और मैंने एड्रेस पास करा दिया है मार्क्स का। उसके बाद ये ले रहा है कि आपको टोटल कितना साइज़ चाहिए और आप कितना यूज़ करना चाहते हैं फॉर द टाइम बीइंग। तो आप 20 यूज़ करना चाहते हैं और 100 का बनाना चाहते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो स्ट्रक्चर आपने बाय एड्रेस पास किया है, यानी कि जिस स्ट्रक्चर का एड्रेस आपने दिया है यहाँ पर, उसको ये डी रेफरेंस करेगा स्टार लगा के, क्योंकि आपने तो एड्रेस दिया है ना, आपने तो पता दिया है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने पूरा स्ट्रक्चर पकड़ा दिया। पते से स्ट्रक्चर अगर, यानी कि एड्रेस से, स्ट्रक्चर के एड्रेस से अगर आपको स्ट्रक्चर चाहिए तो आपको स्टार लगाना पड़ता है, और स्ट्रक्चर से एड्रेस चाहिए अगर तो एम्परसेंट लगाना पड़ता है। तो मैंने इसका एड्रेस भेजा, मैंने कहा भाई इस एड्रेस पे जो स्ट्रक्चर है उसको ले लो। इसने कहा अच्छा ठीक है। तो ए में अभी क्या रहेगा, ए में एड्रेस रहेगा। फिर स्टार लगाते हैं तब जब मुझे उस एड्रेस की वैल्यू चाहिए होती है, वैल्यू एट ऑपरेटर बोलते हैं स्टार को, और एम्परसेंट को एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं। अब हमारे पास एक शॉर्टकट होता है, ठीक है। शॉर्टकट ये होता है कि अगर मैं ये यूज़ ना करके, वैसे ये भी सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गलत है, बट एक शॉर्टकट है आपकी आसानी के लिए, एक एरो ऑपरेटर बना है। और ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं बाय द वे अपने C वाले कोर्स में। और आप लोग जो है इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं। तो जो कोड मैंने कमेंट आउट किया है और आप जो कोड नीचे देख रहे हैं वो एकदम आइडेंटिकल है, वो एक ही है। आप स्टार लगा के, ब्रैकेट लगा के, डॉट लगाएं, या फिर आप एक सीधे एरो लगा दें, बात बराबर है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा, अभी इसको मैं कंपाइल करूंगा, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने जो है malloc यूज़ किया है, लेकिन stdlib.h जो है वो आपने नहीं इंक्लूड करी है। तो यहाँ पर हाँ देखो, ये कह रहा है कि आपने जो है stdlib.h यूज़ करी, malloc यूज़ करी, stdlib.h को इंक्लूड नहीं किया। अभी मैंने कर लिया। देखो मैं इस प्रोग्राम में कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं बस एरे बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक काम और करूँगा। इस एरे में अभी तक हमने क्या किया, एक कस्टम माई एरे बनाया, उसके अंदर हमने टोटल साइज़ दिया, उसके अंदर हमने यूज़ साइज़ दिया, उसके अंदर हमने एक पॉइंटर दिया जो कि क्या करेगा, मेमोरी ब्लॉक को, पहले मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि इस स्ट्रक्चर का एक इंस्टेंस बनाया, उसको मैंने यहाँ पर क्या किया, इस डेटा टाइप का एक मार्क्स वेरिएबल बना दिया, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि क्रिएट करना चाहता हूँ उस एरे को, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, इसने एक्चुअल में मेमोरी रिजर्व नहीं करी है। इसने सिर्फ यहाँ पर क्या किया है, टोटल साइज़ की मेमोरी को रिजर्व किया है, यूज साइज़ की मेमोरी को रिजर्व किया है, और इस पीटीआर की मेमोरी को रिजर्व किया है। लेकिन इसने डायनामिकली जो चाहिए मुझे मेमोरी, वो इसने रिजर्व अभी नहीं करी है। तो उसके लिए मुझे क्रिएट एरे फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, जो कि क्या करेगा, जितना भी साइज़ मैं इसको दूंगा उतने साइज़ की मेमोरी रिक्वेस्ट कर लेगा हीप में, और क्या करेगा, इसके पॉइंटर को इसी में अपडेट कर देगा। इसलिए फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, एक शो फंक्शन बनाना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर void शो फंक्शन बनाऊंगा जो कि लेगा struct my array a, और मैं इसको क्या करूँगा, एक एरे पास करूँगा, my array struct my array टाइप का a पास करूँगा वेरिएबल। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा सिंपली, और फॉर लूप में मैं कहूँगा int i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन, मैं जो यूज साइज़ है वो लूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा a का यूज साइज़, क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं है कि टोटल साइज़ कितना है, मैं बस डिस्प्ले करा रहा हूँ जितने एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं अभी उस एरे के, उनको मैं यहाँ पर डिस्प्ले करा रहा हूँ। मैं अभी यहाँ पर नहीं चाहता कि कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग देखो कि मैं स्ट्रक्ट माई एरे स्टार ए करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इसका एक पॉइंटर जो है वो पास करूँगा। तो अभी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, माई एरे हैज़ नो, ओके यूज साइज़ नहीं, यूज साइज़ है यहाँ पर, तो यूज साइज। अब इससे कंफ्यूज मत होना, यूज साइज जो था वो एक वेरिएबल था जो कि मैंने यहाँ पर इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल बनाया है, जो कि मैं पास कर रहा हूँ। तो 100 और 20 पास होंगे एज टी साइज एंड एज यू साइज, बट स्ट्रक्चर में टोटल साइज और यूज साइज टोटल अंडरस्कोर साइज और यूज्ड अंडरस्कोर साइज से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने शो फंक्शन के अंदर क्या किया है, देखो ए का मैंने बना दिया, यूज साइज तक मैं कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर प्रिंट एफ लिखूँगा, प्रिंट एफ लिखने के बाद परसेंटेज डी लिखूँगा, और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एरे के एलिमेंट को यहाँ पर दिखा दूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बैकस्लैश एन भी लगा लेता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा,
ये जो एरे है मेरा वो कहाँ पर है, मेरा कौन से पॉइंटर में, पीटीआर में है। तो मैं ए का पीटीआर जो है मैं क्या करूँगा, ये ए पीटीआर क्या करेगा, मुझे दे देगा वो पॉइंटर। मैं इस पॉइंटर को इस्तेमाल करूँगा, इस पॉइंटर को इस्तेमाल करूँगा और क्या करूँगा, इस पॉइंटर को इस्तेमाल करके मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा सिंटैक्स अपना आई, ठीक है। मैं इस तरह से आई लिखूंगा और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा और सेव करूंगा। अब मैं अगर यहाँ पर शो रन करता हूँ और शो को दे देता हूँ %marks, तो आप लोग यहाँ पर देखना कि मार्क्स कितने होने वाले हैं। अब देखो मैंने सेट नहीं किया अपने एरे में, मैंने कोई डाला नहीं है, ठीक है, कोई वैल्यू डाली नहीं है। बट अगेन आप लोग देखना कि यहाँ पर ये सिर्फ 20 एलिमेंट दिखाएगा। मैं थोड़ा सा इसको ठीक करने के लिए छोटा कर देता हूँ, 10 और 2 कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को 2 एलिमेंट प्रिंट होते हुए दिखें जिनमें गार्बेज वैल्यू है। तो अभी इसमें गार्बेज वैल्यू है, अभी इसमें मैंने कोई वैल्यू सेट करी नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि एक सेट फंक्शन भी, सेट वैल्यू फंक्शन भी एक कॉल कर सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर वॉइड और मैं यहाँ पर लिखूँगा सेट वैल्यू, ठीक है। तो मैं सेट वैल नाम से एक फंक्शन बना दूंगा, ये भी सेम चीज़ लेगा, माई एरे स्टार ए। अब मैं यहाँ पर सिर्फ प्रिंट एफ की जगह स्कैन एफ लिखूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा कुछ इस तरह से प्रिंट एफ एंटर एलिमेंट %d, ठीक है। और यहाँ पर एंटर एलिमेंट %d और उसके बाद यहाँ पर मैंने आई लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं स्कैन एफ करूँगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ इस तरह से लिख दूँगा कि भाई स्कैन एफ %d और इसको मैं यहाँ पर Ctrl+X करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूँगा =n, ठीक है, कुछ इस तरह से लिख दूँगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्कैन एफ %d %n कर दूँगा और यहाँ पर एक इंट n बना दूँगा, ठीक है। तो मैं n में ले रहा हूँ पहले वैल्यू और उसके बाद यहाँ पर सेट कर दे रहा हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर शो की जगह एक सेट वैल भी बना दूँ और इसको रन करूँ, तो आप लोग देखो ये कह रहा है एंटर एलिमेंट 0। मान लो मैंने 12 किया और यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर गड़बड़ क्या करी है, \n हटाना मैं भूल गया। तो मैं \n हटाऊंगा और इस प्रोग्राम को वापस से कंपाइल एंड रन करूँगा और आप लोग देखो एंटर एलिमेंट 0 ये पूछ रहा है मुझसे। मान लो मैं 12 एंटर करता हूँ, फिर 13 एंटर करता हूँ और आप लोग यहाँ पर देखो मुझे 12 और 13 मिल गया है ये शो फंक्शन की मदद से, ठीक है। तो मैं अगर एक काम करूँ, यहाँ पर एक प्रिंट एफ करूँ और मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दूँ वी आर रनिंग सेट वैल नाउ और \n और उसके बाद सेम चीज़ को मैं कुछ यहाँ पर ऐसे लेकर आऊँ वी आर रनिंग शो नाउ, ठीक है। अगर आप लोगों को जानना है कि मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में अलग अलग शॉर्टकट किस तरह यूज़ किए, तो आप लोग मेरा VS कोड इन 1 वीडियो देख सकते हो, सर्च कर लेना चैनल पर जाकर, यहाँ पर VS कोड लिख देना। मेरे पाइथन कोर्स में वो वीडियो है बट बहुत काम का है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, Ctrl+S करूँगा, रन करूँगा इसको वापस से और ये देखो वी आर रनिंग सेट वैल नाउ। इसको मैंने 3 सेट कर दिया, इसको मैंने 4 सेट कर दिया। ये कह रहा है वी आर रनिंग शो नाउ। अब यहाँ पर 3 और 4 इसने दिखा दिया, ठीक है। अब मैं कभी भी इसके अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकता हूँ एरे के अंदर, उसी के साथ साथ मैं इसके अंदर से एलिमेंट को डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैं एलिमेंट डिलीट कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं नोटबुक में आ जाऊँ तो मुझे एलिमेंट्स को डिलीट करके, मान लो 18 को मैंने डिलीट कर दिया तो मुझे 22 को इधर खिसकाना पड़ेगा और उसी के साथ साथ मुझे जो यूज्ड साइज़ है उसको अपडेट करना पड़ेगा। अब यूज साइज़ 2 रह जाएगा क्योंकि 2 एलिमेंट रहेंगे एरे में। तो उस तरह की चीज़ें जो है वो हमें देखनी पड़ती हैं, हमें यूज्ड साइज़ को जो है वो अपडेटेड रखना पड़ता है क्योंकि अभी एरे में से एक एलिमेंट जो है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता। आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी अभी सिर्फ इतना है कि जो माई एरे है वो एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। उसके अंदर मैंने डिफाइन किया हुआ है एक टोटल साइज इंटीजर, एक यूज साइज इंटीजर, एक ptr नाम का पॉइंटर, और टोटल साइज और यूज साइज जो है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। कितना साइज रिजर्व करना है वो टोटल साइज है, कितना साइज यूज़ करना है वो यूज साइज है। ptr क्या है, जब हम हीप में से मेमोरी रिक्वेस्ट करेंगे, यानी कि जब हम कहेंगे यहाँ पर अपने मेन के अंदर जो पॉइंटर हमने बनाया है यहाँ पर, हम जब कहेंगे कि मुझे दे दो हीप में मेमोरी,
तो हीप में जब मेमोरी मिलती है इंट स्टार मेलॉक की मदद से, यानी कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की मदद से, अगर आपको नहीं भी पता डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन तब भी आप सुन लो कि जो ये इंट स्टार मेलॉक एन इंटू साइज ऑफ इंट होता है वो क्या करता है, वो आपको हीप में मेमोरी देता है और आपको पॉइंटर पकड़ा देता है। यानी कि ये पूरा जो इंट स्टार मेलॉक एन इंटू साइज ऑफ इंट है वो एक पॉइंटर देता है, जो कि जैसे अगर मैंने ये एरे जो है वो रिक्वेस्ट किया तो ये 0th एलिमेंट को पॉइंट करता हुआ मुझे मिल जाएगा। ठीक है, सो अब क्या होगा, एक बार मैंने ऐसा कर दिया तो पीटीआर के अंदर मुझे हीप की जो रिजर्व्ड मेमोरी है वो मिल जाएगी और उसका जो पॉइंटर पीटीआर है वो पॉइंट कर रहा होगा पहले एलिमेंट में, यानी कि इस केस में 7 में पॉइंट कर रहा होगा। बाय द वे 7, 8, 12, 27, 88 ये सब तो मैं बाद में डालूंगा वैल्यूज़, बट जब आप मेमोरी रिक्वेस्ट करोगे तब आपको यहाँ पर मिल जाएगा वो। ठीक है, पॉइंटर आपका 7 को पॉइंट कर रहा होगा। तो ये करने के लिए मैंने पीटीआर बनाया, लेकिन अभी तक करा नहीं है मैंने। जब आप लिखते हो स्ट्रक्ट माई अरे मार्क्स, ये लाइन जब आप लिखते हो तब क्या होता है कि जो कंपाइलर होता है वो एक स्ट्रक्चर बना लेता है और इन तीनों वेरिएबल्स के लिए मेमोरी जो है वो रिजर्व करके रख लेता है। ठीक है, टोटल साइज, यूज साइज और स्टार पीटीआर, ये तीनों के लिए मेमोरी 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट स्टोर करके ये रख लेगा। ठीक है, एक बार इसने ये काम कर लिया उसके बाद क्या होगा कि मैंने एक क्रिएट एरे नाम का फंक्शन बनाया जो कि क्या कर रहा है, इस मार्क्स का एड्रेस लेके जा रहा है और सिर्फ एड्रेस की मदद से ये इसको अपडेट कर देगा। इसको कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एड्रेस की मदद से मैं इस स्ट्रक्चर के अंदर के कंटेंट को, यानी कि टोटल साइज, यूज साइज और स्टार पीटीआर, इन तीनों कंटेंट को अपडेट कर सकता हूँ। तो ये जो मेरा क्रिएट अरे है वो क्या कर रहा है, वो एड्रेस ले रहा है मार्क्स वाले स्ट्रक्चर का और उसके बाद एक और चीज़ वो ये ले रहा है कि भाई आपको कितना साइज टोटल चाहिए। फिर उसके बाद वो ले रहा है कि भाई कितना आप यूज़ करोगे, तो भाई अभी के लिए तो 2 ही यूज़ करूँगा सिर्फ, बाद में कभी एक्सटेंड करना चाहूँ तो कर पाऊँगा, इसलिए 10 मैंने रिजर्व करी हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। और उसके बाद ये क्या करेगा, जब क्रिएट एरे में आप जाओगे तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रक्चर की इन तीनों वैल्यूज़ को अपडेट कर देगा। ये दोनों वैल्यूज़ को तो सेट कर देगा जो आपने पास किया है उनसे, लेकिन ये जो पीटीआर है यहाँ पर हम मेलॉक का यूज़ करके हीप में मेमोरी रिक्वेस्ट करेंगे। हीप में क्यों मेमोरी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यार ये फंक्शन एक बार रन होके ख़त्म हो गया तो मैंने बताया था कि स्टैक की जो मेमोरी होती है वो वहीं नष्ट हो जाती है। तो अगर मैंने इसको स्टैक में बना दिया तो ये मेमोरी तो नष्ट हो जाएगी, इसलिए मुझे हीप में बनाना पड़ेगा। इसलिए हमको मेलॉक की मदद लेनी पड़ेगी। मेलॉक हमारा दोस्त है, मेलॉक हमारी मदद करता है। मेलॉक कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेलॉक कहता है कि हम तुम्हें हीप से मेमोरी देंगे, स्टैक को छोड़ो, हम तुम्हें हीप से मेमोरी देंगे। तुम जब रिटर्न हो जाओगे फंक्शन ए क्रिएट एरे फंक्शन, जब तुम रिटर्न हो जाओगे तब भी क्या होगा, तब भी तुम्हारी मेमोरी जो तुमने ये रिक्वेस्ट करा है ब्लॉक ऑफ मेमोरी, ये हम तुम्हें प्रदान करेंगे, हम तुम्हें प्रदान करेंगे। और कहाँ पर होगी ये मेमोरी, ये हीप में होगी। ये रिक्वेस्टेड मेमोरी है, इसको मैनुअली फ्री करना पड़ेगा आपको, और मैनुअली आप जब तक फ्री नहीं करते तब तक ये बनी रहेगी हीप में मेमोरी और आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ाया हुआ है इस वाले वीडियो में, और अगर आप लोग को नहीं मालूम तो ज़रूर देखो यार वीडियो, क्योंकि बहुत काम की चीज़ें मैंने बहुत छोटे टाइम में पैक करी हैं। लोग बोलते हैं 15 घंटे का वीडियो है, इनफैक्ट इट्स वेरी स्मॉल वीडियो, बहुत छोटा वीडियो है। 15 घंटे में जो मेहनत करके पैक की गई है वो कितने महीनों की मेहनत है आपको पता भी नहीं होगा। नोट्स बनाए हुए हैं, अपने हाथों से लिखे हुए हैं। तो अगर आप ये भी एक्सेस नहीं करते हो तो मतलब फिर मैं क्या ही करूँ। आप लोग ज़रूर एक्सेस करो, बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्रिएट एरे बनाया, उसके बाद हमने एक सेट वैल नाम का फंक्शन बनाया जो कि क्या करता है, जो कि हमारे मार्क्स का एड्रेस लेता है और इसी के अंदर जो इसकी वैल्यूज़ हैं उनमें जो भी हम डालना चाहते हैं वो स्टोर कर देता है। अब मैं स्ट्रक्चर का एड्रेस पास कर रहा हूँ, ये चीज़ नोट करने लायक है। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर नोट करने योग्य है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्ट है माई एरे उसका एड्रेस पास हो रहा है, और यहाँ पर जब मैं एड्रेस पास कर रहा हूँ तो मैं उसके अंदर के कंटेंट को डी रेफरेंसिंग की मदद से एक्सेस कर सकता हूँ। %, मतलब एड्रेस ऑफ, स्टार मतलब वैल्यू एट, मैं %, से एड्रेस दूंगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं स्टार से उसके बाद क्या करूँगा, उसको डी रेफरेंस कर लूँगा, मुझे ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा यहाँ पर जिस भी फंक्शन में मैं जा रहा हूँ। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो असलियत में कहाँ पर है, मेन में है, और मेन फंक्शन तो चलता ही रहता है यार जब तक प्रोग्राम ख़त्म ना हो जाए, तो ये तो नष्ट होगा नहीं। तो मैं इस वाला जो ये मेरा मार्क्स नाम का स्ट्रक्चर है, यानी कि माई एरे है, यानी कि जो मेरा ईडीटी है, उसके अंदर मैं ये सारे मेथड्स
मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ और मेथड्स भी डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे कि इंसर्ट। इंसर्ट में मैं क्या करूँगा कि इंसर्ट को मैं दूंगा एक एलिमेंट और इंडेक्स। मैं उस इंडेक्स पर चाहूँगा वो एलिमेंट इंसर्ट हो जाए, यानी कि अगर मेरे एरे में, मान लो मेरा एरे कुछ इस तरह दिखता है, कुछ इस तरह दिखता है मेरा एरे, मान लो 17, 18, 22। अब मैं कहता हूँ 1 इंडेक्स पर इंसर्ट कर दो 100। क्या इंसर्ट कर दो? 100। तो 18 और 22 को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, खिसकना पड़ेगा। अगर ये सॉर्टेड है और मैं इसके ऑर्डर को मेंटेन करना चाहता हूँ फॉर एनी रीज़न, तब 18 और 22 दोनों खिसकेंगे। लेकिन अगर ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा है तो मैं 18 को सीधा कुदाकर यहाँ 3 की पोजीशन पर ले आऊँगा। अगर ऑर्डर मैटर कर रहा है तब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करूँगा कि 18 को कुदा के मैं 3 वाले इंडेक्स पर ले आऊँ, तब मुझे 18 और 22 दोनों को खिसकाना पड़ेगा। 18 आएगा इंडेक्स नंबर 2 पर और 22 आएगा इंडेक्स नंबर 3 पर, तो मैं एक से खिसका दूंगा इसको इधर को। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट करने योग्य है। तो यहाँ पर अगर मैंने 1 इंडेक्स पे कुछ इंसर्ट कराया तो उसका प्रोग्राम, उसका फंक्शन आप लोग लिख सकते हो। मैं ये जो सारे के सारी प्रैक्टिस है, इंसर्शन इन एन एरे, डिलीशन इन एन एरे, इसको एडीटी से हट के कराना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों को एडीटी से कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हमारा है, हमारा कस्टम डेटा टाइप, हमारा अपना डेटा टाइप। जिस तरह से आप एक लैपटॉप बनाया कंप्यूटर खरीद सकते हैं, या फिर आप अपने कंपोनेंट्स लेके उसे खुद बना सकते हैं। अब खुद बना सकते हैं का मतलब ये तो है नहीं कि आप लोग जो है लोहा पिघला के चिपें बनाओगे। आप चिप लेकर आओगे बाज़ार से और उसको लगाओगे, तो कुछ लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आपका रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो कि आप यूज़ करोगे, जैसे कि आप इंट्स यूज़ करोगे, पॉइंटर्स यूज़ करोगे। पॉइंटर आपने तो बनाया नहीं है, पॉइंटर तो आपको सी लैंग्वेज प्रोवाइड कर रही है, लेकिन हम पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं अपने एडीटी को बनाने के लिए। तो हम कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज़ करके अपना एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बना लेते हैं, और वही एडीटी है। इस एडीटी को आप क्लास की मदद से भी बना सकते थे, लेकिन क्योंकि ये सी लैंग्वेज है इसलिए मैंने स्ट्रक्चर की मदद से बनाया है। इसमें मैंने ये मेथड्स डिफाइन किए हैं, क्रिएट एरे, शो, और उसी के साथ साथ सेट वैल। वैसे एक गेट और सेट मेथड भी मुझे डिफाइन करना चाहिए, लेकिन गेट और सेट मेथड आपका सी लैंग्वेज ऑलरेडी देती है इन द फॉर्म ऑफ ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो गेट और सेट। तो वो चीज़ जो है आप कर लोगे। अब यहाँ पर मैंने सेट तो दे दिया है, गेट भी एक तरह से दे दिया है, लेकिन अगर आप गेट कुछ इस तरह से करना चाहते हो कि इंडेक्स दे दो और आपको वैल्यू मिल जाए, और आप एक इंडेक्स और नंबर दे दो, वैल्यू सेट हो जाए, तो वो 2 फंक्शन भी आप लोग इसमें लगा सकते हो। और सी लैंग्वेज की जहाँ पर बात की जा रही है वहाँ पर ये दोनों चीज़ें जो है वो आपको ऑलरेडी प्रदान की जाती हैं आपके लैंग्वेज सिंटेक्स की सहायता से। लैंग्वेज सिंटेक्स के तौर पे आपको ऑलरेडी गेट और सेट मेथड मिल जाते हैं, बट आप अपना कस्टम गेट और सेट मेथड लिख सकते हो, और वो मैं आप पे छोड़ूंगा। बट इंसर्शन, डिलीशन और बाकी के जो एरे पे ऑपरेशन है वो मैं आप लोगों को सेपरेट कराऊंगा। एडीटी को हम फॉर नाउ एंड करेंगे। एडीटी इज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट एडीटी बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। ये उतनी बड़ी चीज़ है नहीं जितनी लोग समझते हैं, और लोग कहते हैं कि यार क्या है एडीटी, समझ नहीं आया एडीटी। एडीटी में कभी कोई डेफिनेशन विकीपीडिया में पढ़ते हैं, कुछ लिखा होता है, कभी कुछ लिखा होता है, कभी विकीपीडिया में इनफैक्ट मुझे एक कमेंट आया था कि मैथमेटिकल मॉडल लिखा हुआ है, और एडीटी प्लस कंप्यूटर साइंस में लिखूं तो विकीपीडिया का आर्टिकल आएगा। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में देखो लिखा है मैथमेटिकल मॉडल है। एक मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम अलॉन्ग विद मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड लैंग्वेज होता है। तो यहाँ पर क्या है कि आप लोग एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को अगर कुछ इस तरह से समझ रहे हो कि यार ये कोई एक मैथमेटिकल मॉडल है, कुछ मैथमेटिक्स है, बस आप इतना समझो कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में कुछ बिहेवियर है जो कि यूज़र को इस्तेमाल किए जाएंगे यूज़र द्वारा। जैसे कि आप लोग एक कार को बना सकते हो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है एडीटी का, ये क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ को लेकर जाता है आपकी थिंकिंग को। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को एक बहुत बड़ी चीज़ ना समझे, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको रादर एक डेफिनेशन के तौर पे ही आप समझे, और इसका इम्प्लीमेंटेशन तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर यही सोचते रह जाओगे कि यार एडीटी नहीं आया, एडीटी नहीं आया, तो एडीटी कुछ नहीं है, कस्टम डेटा टाइप है, अपना बना लिया, अपने कुछ फंक्शंस जो कि हमें दिए गए थे वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिए।
मैं आपको बोल सकता हूँ कि एक एडीटी बनाओ जिसमें ये हो ये हो ये हो और उसमें ये मेथड हो जो कि ये करते हो। मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको कौन सी लैंग्वेज, आप कैसे क्रिएट एरे कर रहे हो, क्या पॉइंटर यूज़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये नहीं बताऊंगा। मैं कहूँगा मुझे ये चाहिए बस। जैसे आप कारपेंटर के पास जाते हो, कहते हो यार एक रिसाइजेबल टेबल चाहिए जिसको मैं ऊंचा नीचा कर सकूँ, वो कहता है ठीक है। अब वो कौन सा ब्रैकेट लगाए है, आपका कौन सा डंडा उसमें लगाए, नीचे लकड़ी की बनाए, प्लास्टिक की बनाए, जब तक आपने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी मतलब इस फॉर्म में बताइए कि यार मैं एक टेबल चाहता हूँ जो रिसाइज हो जाए, लैपटॉप टेबल जो कि रिसाइज में खड़े होकर भी जिसमें काम कर सकूँ, उतना काफ़ी है। वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन खुद करेगा और 10 कारपेंटर अगर 10 इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे वो 10 की 10 इम्प्लीमेंटेशन सही होंगी, ठीक है। सो एडीडी के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहीं पर क्लोज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में सब लोग मुझे बताओ कि क्या आपको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप समझ में आया, क्या आप लोगों को समझ में आ चुका है कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एक कस्टम डेटा टाइप है जो कि आप बनाना चाहते हैं अपनी सुविधा के लिए, अपने अच्छे यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, अपने यूज़र को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। मैं चाहता हूँ नीचे सब लोग कमेंट करें और मुझे बताएंगे हाँ हमें समझ में आ गया एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ताकि मैं आगे और टॉपिक्स की तरफ बढ़ूँ, एरेस के बारे में आप लोगों को थोड़ा और बताऊं, फिर लिंक्ड लिस्ट, टैग, बाइनरी ट्रीज़, एवीएल ट्रीज़, काफ़ी चीज़ें इंतज़ार कर रही हैं हमारा। सो हमें वो सब चीज़ें भी देखनी है और मुझे पता है टाइम बहुत लिमिटेड होता है, इसलिए मैं जल्दी से इस वीडियो को क्लोज़ करूँगा। आप लोग अपने लिए ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना बहुत ज़रूरी है, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लेना, यहाँ क्लिक करके सेव कर लेना। उसी के साथ साथ आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करना, और इस वीडियो को अगर आप शेयर करोगे, इस प्लेलिस्ट को इनफैक्ट शेयर करना, वीडियो को नहीं, प्लेलिस्ट को शेयर करना है। इस प्लेलिस्ट को शेयर करें और जितने लोगों ने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है मैंने सबको टैग किया है। आप लोगों का इंस्टाग्राम पे मुझे कोड विद हैरी टैग करके मुझे शेयर करना प्लीज़। जब भी आप शेयर करो अपने दोस्तों के साथ मुझे उसमें टैग करना, और मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम, काफ़ी चेक करता रहता हूँ। सो आप लोग जो है वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो और प्लीज़ इस कोर्स को ज़रूर शेयर कर देना यार। काफ़ी मेहनत लग रही है, नोट्स बना रहा हूँ, आपको कोड, नोटबुक सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, लिंक 1 क्लिक डाउनलोड, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।